नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ बुलेटिन की, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं खास सुर्खियों पर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 10 राज्यों के बदले गए राज्यपाल। रमेन डेका छत्तीसगढ़ और ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल के किए गए नियुक्त। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। कल पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनावों को लेकर हुई थी बैठक में चर्चा। भोपाल में पशु चिकित्सालय से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। कीचड़ और गोबर से सनी गाय जमीन पर पड़ी गिर रही अंतिम सांस। मवेशियों के सड़ रहे शवों के बीच रखी गई इलाजरत गाय। कोरबा के कुसमुंडा खदान में 6 अधिकारी बहे, 5 को सुरक्षित निकाला गया, 1 लापता। अधिकारी को खोजने रेस्क्यू अभियान जारी। बारिश ने खोली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल। बिलासपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भरा पानी। इधर सूरजपुर में टपकती छतों ने नीचे पढ़ाई कर रहे बच्चों की बढ़ाई परेशानी। चलिए, हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। आज 112वें एपिसोड का होगा प्रसारण। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में कोचिंग एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर गया, 3 छात्रों की इसमें मौत हो गई। इधर तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई, 2 घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के एक मोची को मशीन गिफ्ट की है। 2 दिन पहले मिले थे राहुल गांधी। यूपी में कांवड़ रूट पर ATS तैनात किए गए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय शूटर मनु भाकर गोल्ड के लिए उतरेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारत श्रीलंका के बीच विमेंस एशिया कप क्रिकेट का आज फाइनल मुकाबला होना है। तो अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां 10 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। 10 राज्यों में, और ये 10 अलग अलग राज्य कौन हैं, कौन कौन से नए राज्यपाल बने हैं, ये आपको जल्दी से बता दें। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं। और हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल होंगे। तो विष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। इसके अलावा राज्यपाल मेघालय की हम बात करें तो H विजय शंकर, उन्हें नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इधर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश उनके भी, जैसे चंडीगढ़ का प्रशासक, उन्हें नियुक्त किया गया है। ये कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और सबसे खास बात यह है, 10 राज्य हैं जहां पर ये बदलाव हुआ है, उन्हें नियुक्त किया गया है। तो आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं देश में, और उसके बाद 10 राज्यों में ये बदलाव हुए हैं। कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद को पंजाब की कमान मिली है। और इस तरह से 10 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टार जैन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, आप उन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं। स्टार, आम चुनाव संपन्न हो गए और कहीं ना कहीं सुगबुगाहटें तो थी ही कि आखिर कब राज्यपालों की नई नियुक्ति होगी अलग अलग राज्यों में। और शनिवार तक शायद किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन एकाएक एक खबर आई, 10 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्यों के राज्यपाल की नई नियुक्तियां की है। इसमें यदि लिस्ट वाइज देखा जाए, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल है विश्व चंदन हरिभूषण, उनको स्थान पर रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रमन डेका इससे पहले लोकसभा के सदस्य रहे हुए हैं असम से, और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हुए हैं, और उनको छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो अलग अलग जिनकी नियुक्ति की गई है, उसमें राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश माथुर, उनको सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में बीजेपी की अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उनको वो सम्मान दिया गया है, उसका रिवॉर्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उनके नेतृत्व में सरकार यहाँ पर बनी थी, ओम माथुर लगातार बार बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे थे यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बदले गए हैं। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल में CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। वे झारखंड के राज्यपाल थे। और रमेश बैस जो रायपुर से बिलोंग करते, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनकी नई नियुक्ति नहीं हुई है। तो अब ये देखना है कि उनको आगे क्या जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि बड़ा राज्य महाराष्ट्र था, उनका राज्यपाल था। तो कुल मिलाकर ये है कि 10 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया और रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए, यानी एक नई जिम्मेदारियां इन्हें मिली है। 10 राज्यों में फेरबदल हुआ है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है। बहुत शुक्रिया स्टार हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। इधर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को भी बैठक हुई थी। आज रविवार को दूसरा दिन है, बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम पार्टी के दिग्गज नेता, संगठन के जुड़े बड़े सदस्य बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह लगभग 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ये बैठक होगी। बैठक में गुड गवर्नेंस पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल शनिवार को भी हमने देखा बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली स्थित कार्यालय में किस तरह मुख्यमंत्री परिषदों की अहम बैठक हुई थी बीजेपी शासित राज्यों की। और इस बैठक में तमाम सीएम शामिल हुए थे। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के प्रमुख कप्तान जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक यूपी में चल रही सियासी खींचतान पर भी फैसले की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर आलाकमान नाराज है। आलाकमान ने इसमें दखल देते हुए इसे अनुशासनहीनता बताया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मिली करारी हार के बाद वहां सियासी उठापटक चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काम का हिसाब किताब देने पहुंचे। उन्हें पार्टी की ओर से एक फॉर्मेट दिया गया, जिसमें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने को कहा गया। इसके साथ ही उन योजनाओं को भी बताने को कहा गया जिसे वो अब तक लागू नहीं कर पाए। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं और इसी क्रम में आज उनका दूसरा मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे से मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम कार्यक्रम सुनेंगे। पीएम मोदी भी सीएम के साथ ये प्रसारण सुनेंगे। आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, ये उनका दूसरा मन की बात कार्यक्रम होगा जो आज प्रसारित होगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल से ही एक कड़ी की शुरुआत की थी, मन की बात कार्यक्रम के जरिए, रेडियो के जरिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक कई उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए। हर रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री आते हैं। अपने मन की बात इस कार्यक्रम के जरिए वो अपने अनुभव, अपने विजन, सरकार की मंशा, देश का भविष्य और हर तबके को वो शामिल करते हैं।
अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देश भर में अलग अलग राज्यों में बारिश तो हो रही है और उस कारण अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। लेकिन आप सोचिए, दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तेज बारिश के कारण क्या स्थिति हुई, वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। दरअसल जल भराव के कारण इतना बुरा हादसा हुआ है कि यहां अध्ययनरत 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। यहां पर जो बच्चे पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में पहुंचते थे, उनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली की है। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बेसमेंट को आप समझ सकते हैं, अंडरग्राउंड है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलती है और कोचिंग सेंटर में बड़ी संख्या में छात्र पहुँचते हैं। बारिश होती है, तेज जल भराव होता है, बेसमेंट में पानी पहुँचता है। पानी इतना भर जाता है कि यहाँ हालात हद से बिगड़ जाते हैं, बद से बदतर हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि यहाँ 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई पानी भरने से। ये इंतज़ाम है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, पूछताछ हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। ये इस खबर का दुखद पहलू है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां राज्य पशु चिकित्सालय में बने आसरा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां दरअसल कीचड़ और गोबर से सनी गाय जमीन पर पड़ी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। मृत गाय और बछड़ों के शव भी जमीन पर पड़े हैं। आसरा, जहां पर दावे तो खूब होते हैं कि आसरा में आसरा दिया जाता है गायों को, पशुओं को, लेकिन क्या है यहाँ की सच्चाई, जरा तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए। ये है प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसरा की तस्वीर। गायों के शव किस तरह सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, कोई साफ सफाई नहीं है। और कुछ गाय यहाँ पर कितना बद से बदतर जीवन जी रही है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ये देश की गौ माता का हाल देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसरा में है, जहाँ दावे खूब होते हैं, लेकिन क्या है सच्चाई, ये खबर बता रही है, तस्वीरें गवाही दे रही है। SCCL में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बार कुसमुंडा खदान के एक हिस्से में पानी का सैलाब आ गया, जिसमें 6 लोग बह गए। इनमें से 5 को तो बचा लिया गया है, लेकिन माइनिंग के असिस्टेंट मैनेजर बीती रात से अभी तक लापता है। उनका कोई अता पता नहीं है। कर्मचारी बारिश के बाद बचने के लिए एक गुमटी में छिपे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता अधिकारी की तलाश की जा रही है। शनिवार दोपहर हुए मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है ये घटना कुसमुंडा खदान की गोदावरी फेज की है। दोपहर 2 बजे के बाद 3 घंटे तक लगातार तेज मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहा, जिससे खदान में जलभराव की स्थिति हो गई और इस कारण SCCL के अंडर मैनेजर जितेंद्र नागर और उनके दूसरे सहकर्मी वो खदान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य के विकास योजना प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इसमें उन्होंने शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और तकनीकी उन्नति सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई मामलों पर जोर दिया। सीएम साय ने नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 तक के लक्ष्य को साकार करने वाली अपनी विजन को भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ के विकास में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
देश में सुरक्षित और स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चलाई जा रही है। इस योजना का छत्तीसगढ़ की सभी गर्भवती महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए राज्य की विष्णुदेव साय सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार लक्ष्य निर्धारित कर इस पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर 1,46,000 और दूसरी संतान बालिका के जन्म पर 75,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। भारत सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर महिला को 2 किश्तों में 5,000 रुपए और दूसरी संतान बालिका होने पर एक मुश्त 6,000 रुपए देने का प्रावधान है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का 100% लाभ मिल सके। गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार और गर्भावस्था के दौरान मजदूरी में हुई हानि की प्रतिभूति राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजना है। इसके तहत पहले बच्चे में 5,000 और दूसरे बच्चे में 6,000 पौष्टिक आहार के लिए दिया जाता है और इसको छत्तीसगढ़ सरकार मिशन मोड में करके जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करते हुए प्रदेश के एक हमारी माताओं बहनों को इसको लाभ दे सके, इसके लिए काम कर रही है। जो महिलाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ ले रही हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं योजना के तहत लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का राज्य सरकार की ओर से जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी अस्पतालों में इस योजना से संबंधित विशेष बैनर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य की मितानिनों के जरिए इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की राशि का उपयोग जच्चा और बच्चा दोनों पर होता है। ये राशि ऑनलाइन सीधे हितग्राही के खाते में भेजी जाती है और इसके लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही महिला को गर्भधारण के समय ही जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानीन बहनें योजना का लाभ लेने की इच्छुक महिला की मदद को तैयार रहती हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना से सभी माँ बहनों को बहुत ही सुविधा मिली है, जिससे हमारे खान पान, दवाई ये सब में बहुत ही लाभ मिला है। ये योजना महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। जो अभी नई माँ बनी है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे के लिए भी लाभकारी होता है कि वो अपने बच्चे को कुछ खिला पिला सके, दूध दे सके और ख़ुद के लिए भी दवाई पानी का खर्चा वो अपने हाथ से निकाल सकती है। तो उस हिसाब से तो मुझे तो बहुत लाभकारी लगा ये योजना। बहुत अच्छा योजना है ये। सेकंड बेबी के लिए कई बच्चे मतलब बच्चे लड़की आते हैं तो पेरेंट्स लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, उससे अच्छा लाभ मिल रहा है सरकार द्वारा। बहुत लाभदायक हुआ है इस पैसे से और मैं अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पैसे लगाई हूँ। योजना का लाभ पाकर दुर्ग जिले की महिलाएं गदगद हैं। साथ ही इस योजना को दुर्ग जिले में पूरी मेहनत से संचालित कराने वाले विभाग के अधिकारी भी खासे खुश हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से पिछले 3 महीने में जिले की 5,765 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। 5,000 रुपए की राशि वर्तमान में 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। ये पूरी भुगतान की प्रक्रिया उनके खातों में होती है डीबीटी के माध्यम से शासन स्तर से। जिले में पहले संतान के रूप में 5,765 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं और दूसरे में लगभग 1,700 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू होने के बाद से मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, जो एक शुभ संकेत है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी साय सरकार ने 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसका लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाएं भी खुद ही सामने आ रही हैं। इस उपहार के लिए महिलाएं रोम रोम से साय सरकार का आभार भी जता रही हैं।
बस्तर पिछले कई दशक से नक्सल समस्या का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन के साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील विष्णुदेव साय सरकार अहम कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने नक्सल प्रभावित और सुरक्षा बल कैंपों के आसपास के गांवों को विकसित करने की योजना बनाई है। नियत नल्लानार योजना के तहत गांवों में वो सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जो एक मैदानी क्षेत्र के गांवों में मिलती हैं। गोंडी बोली में नियत नल्लानार का अर्थ है आपका अच्छा गाँव। इस योजना के तहत सरकार नक्सल प्रभावित पिछड़े इलाकों को विकसित कर रही है। नियत नल्लानार योजना के तहत सुरक्षा बलों के कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में मूलभूत जरूरत को पूरा करते हुए जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। बस्तर क्षेत्र में जो हमारे 5 संवेदनशील जिले हैं, जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो उनके लिए एक नियत नल्लानार योजना, आपका अच्छा गांव, ऐसा योजना का शुरुआत किए हैं। नियत नल्लानार योजना के तहत सड़क, बिजली, पीडीएस सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, कृषि, सिंचाई, पंचायत और सामुदायिक भवन निर्माण, मोबाइल नेटवर्क जैसी जरूरतों को शामिल किया गया है। नियत नल्लानार योजना की मदद से जल्द ही दंतेवाड़ा के 6 गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नल्लानार के लिए दंतेवाड़ा के गमावाड़ा, धुरली, चिरका, बासनपुर, कमालूर और मुलेर गांव को चिन्हित किया गया है। नक्सल पीड़ित परिवारों की चिंता, पुनर्वासित नक्सलियों की चिंता, आगे पुनर्वास करने वालों की चिंता, वहाँ क्षेत्र के विकास की चिंता, आमूल चूल परिवर्तन क्षेत्र में कैसे आए, नौजवान कैसे मुख्यधारा से जुड़कर रहें, इधर उधर ना भटक पाए, इन सारे विषयों पर समानांतर कार्य किए जा रहे हैं। इन गांवों के लोगों को पहले छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक आना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सभी योजनाओं का लाभ गांव में ही मिल रहा है। ग्रामीण नियत नल्लानार योजना से मिल रही सुविधाओं से काफी खुश हैं। नियत नल्लानार के पुलिया बन रहा है सर, 12-12 मीटर का 2 पुलिया बन रहा है। बच्चे लोग पार नहीं हो पा रहे थे स्कूल बारिश के मौसम में, और सीसी रोड बन रहा है। नियत नल्लानार जब से घोषित हुआ है तब से, जैसे कि अभी ई श्रम कार्ड से लेके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो कुछ भी मतलब अभी गांव में हो रहा है, इस हिसाब से अभी गांव की जनता को सही मतलब बनने का वो है। दंतेवाड़ा के 6 गांवों में नियत नल्लानार योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए रोजाना अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगातार इन गांवों में पहुंच रहे हैं। ये अफसर गांवों में श्रीविधि से धान लगाने के साथ ही जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग मिशन मोड पर काम करके क्षेत्र को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का कहना है कि नियत नल्लानार योजना के तहत हितग्राही मूलक कार्यों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य है नियत नल्लानार मिशन का कि हम जितने भी हमारी शासकीय योजनाएं हैं, चाहे वो हितग्राही मूलक हों, चाहे वो ग्राम पंचायत के कोई स्ट्रक्चर से संबंधित हो, उनका सैचुरेशन 100% होना चाहिए। जितनी आवश्यकता उस ग्राम पंचायत में है वो पूरी सैचुरेट होनी चाहिए आने वाले कुछ महीनों में। तो इसी को हम सभी विभाग इसको शिविर के माध्यम से और बहुत फोकस्ड होकर उसको कर रहे हैं। योजना के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने, शिविरों में आधार पंजीयन, बैंक खाते खोलने, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, आर्थिक सहायता आदि के लिए कैंप लगाकर योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग की 6 स्कीम को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो सभी किसानों को उनका सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया है, उसको उन सभी किसानों को उनका KCC उपलब्ध कराया जा रहा है। प्लस जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है किसान सम्मान निधि, उसमें भी हर एक किसान, कोई भी किसान नहीं छूटे, इसके लिए लगातार शिविर स्थापित किया जा रहा है। यकीनन साय सरकार की नियत नल्लानार योजना नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक बड़ी पहल है। जिन गांवों में कभी नक्सलियों का आतंक था, अब उन गांवों की पहचान बदलने जा रही है। सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास से यहाँ के ग्रामीण खासे खुश हैं और वो इस उपहार के लिए साय सरकार का तहे दिल से आभार जता रहे हैं।